हेलो दोस्तों, आज हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं उसका नाम है अ परफेक्ट मैन। तो कहानी की शुरुआत मैथ्यू नाम के व्यक्ति से होती है जो एक मेहनती व्यक्ति है पर अनाथ है, जो एक मशहूर लेखक बनने का सपना देखता था। लेकिन वह अपना पेट पालने के लिए मजदूरी किया करता था। एक दिन जब वह एक विश्वविद्यालय परिसर में डिलीवरी करने पहुंचा तो उसने संयोग से देखा कि वहां एक प्रसिद्ध लेखिका साहित्य के छात्रों को सेमिनार दे रही थीं। वह लेखिका थी एलिस, जो जवान, सेक्सी और कॉन्फिडेंट थी। मैथ्यू उसे देखते ही मोहित हो गया। फिर कुछ दिन बाद मैथ्यू को प्रकाशक की ओर से लंबे समय की प्रतीक्षा के बाद जवाब मिला कि उसकी किताब को अस्वीकार कर दिया गया है। अगले ही दिन मैथ्यू फिर काम पर लौट आया। इस बार उसे एक अपार्टमेंट की सफाई का काम सौंपा गया था। उस अपार्टमेंट के बुजुर्ग किराएदार की 2 दिन पहले मौत हो चुकी थी, जिसका नाम लेओन था। बुजुर्ग व्यक्ति के कमरे में किताबों, अखबारों और तरह तरह की चीजों का ढेर लगा था। अचानक एक धूल भरी चमड़े की किताब अलमारी के ऊपर से गिर पड़ी, जिससे मैथ्यू चौंक गया। जिज्ञासावश उसने उसे खोला। वह लेओन की निजी डायरी थी, जो उसने फ्रांसीसी सैनिक रहते हुए अल्जीरिया में लिखी थी। उसमें लेओन की जिंदगी का विस्तार से वर्णन था, उसकी पहली हत्या से लेकर अफ्रीकी युद्धभूमि के अपराध तक। घर लौटकर मैथ्यू के मन में एक विचार आया, क्यों न वह लेओन की डायरी पर आधारित एक उपन्यास लिखे, एक भयावह वातावरण का चित्रण करे जहां आसमान तक अंधेरा हो जाता था, हाथ पाप से लाल थे, और कैसे वह सैनिक अपने आदेशों और अपनी अंतरात्मा के बीच संघर्ष करता रहा, खासकर जब महिलाएं और बच्चे भी उस अल्जीरियाई संघर्ष के शिकार बने। कई दिनों तक मैथ्यू ने लेओन की कहानी को दोबारा लिखा, पात्रों के नाम बदल दिए, और कुछ दिन बाद उपन्यास पूरा हुआ। उसने अपनी नई किताब का नाम रखा ब्लैक सैंड। अगले ही दिन काम के दौरान मैथ्यू को प्रकाशक का फोन आया। उन्होंने बताया कि ब्लैक सैंड एक बेहतरीन उपन्यास है और उसे मिलने के लिए बुलाया गया। मैथ्यू खुशी से झूम उठा कि उसकी किताब स्वीकार कर ली गई है। लेकिन चूंकि कहानी पूरी तरह उसकी अपनी नहीं थी, उसने लेओन की डायरी से सारे महत्वपूर्ण हिस्से नोट कर लिए ताकि वह प्रकाशक को कहानी समझा सके। सब याद करने के बाद उसने डायरी जला दी और यह दावा करना शुरू कर दिया कि कहानी पूरी तरह उसकी अपनी है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह झूठ उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप बन जाएगा। आखिरकार मैथ्यू प्रकाशक से मिला। संयोग से वहीं एलिस भी मौजूद थी, जो उस उपन्यास की समीक्षा कर रही थी। मैथ्यू, जो अब भी उस पर मोहित था, उसके पास गया, लेकिन एलिस ने उसे पहचाना नहीं। पर उसने कहा कि ब्लैक सैंड उसकी उम्मीदों से कहीं बढ़कर है। तभी एक बुकस्टोर मालिक ने मैथ्यू को देखकर पुकारा और उसे बधाई दी। एलिस को तब एहसास हुआ कि जिससे वह बात कर रही थी वही ब्लैक सैंड का लेखक मैथ्यू है, और यह बात उसे प्रभावित कर गई। 3 साल बाद मैथ्यू एक प्रसिद्ध लेखक बन चुका था। उसका उपन्यास एक बहुत बड़ी सफलता साबित हुआ था, जिससे उसे अच्छी खासी कमाई होने लगी। इससे भी बढ़कर अब एलिस उसकी प्रेमिका बन चुकी थी। उसने मैथ्यू को अपने अमीर माता पिता एलन और हेलेन से मिलने के लिए आमंत्रित किया। जब मैथ्यू एलिस के साथ अपने प्यारे पल बिता रहा था, तभी उसे उसके प्रकाशक का फोन आया, क्योंकि मैथ्यू ने अपने अग्रीमेंट का उल्लंघन किया था। ब्लैक सैंड प्रकाशित हुए 3 साल बीत चुके थे और उसने अभी तक कोई नया उपन्यास नहीं लिखा था। उसके प्रशंसक उसकी अगली किताब का इंतजार कर रहे थे, जबकि अग्रीमेंट के अनुसार उसे नया नॉवल 3 साल के अंदर देना जरूरी था। पर उसने एक भी पन्ना नहीं लिखा था। हालात और भी बिगड़ गए जब प्रकाशक ने उसकी रॉयल्टी रोक दी। उसी समय एलन का दोस्त स्टैन उनसे मिलने आया। वह मैथ्यू से भी मिला और साथ में कुछ पैग लगाए। उसके व्यवहार से यह साफ था कि उसे भी एलिस से प्यार था। अगले दिन मैथ्यू ने अपना पहला रिजेक्टेड उपन्यास समवन फ्रॉम बिहाइंड फिर से निकाला और उसे एलिस को समीक्षा के लिए दे दिया, और वह व्यस्त होने का बहाना बनाकर एलिस से उसकी राय जानना चाहता था। थोड़ी देर बाद स्टैन आया और मैथ्यू से बातें करने लगा। स्टैन ने कहा कि वह इस बात से हैरान है कि मैथ्यू ने कभी वहां गए बिना भी ब्लैक सैंड में युद्ध का इतना सजीव और यथार्थ चित्रण किया है। उसी शाम एलिस ने मैथ्यू से कहा कि जो लेखन उसने दिया था वह बहुत खराब था। वह उसे पूरा भी नहीं पढ़ पाई। कुछ दिन बीते और इस बीच स्टैन को मैथ्यू के बारे में कुछ अजीब शक होने लगा। घर लौटने के बाद भी प्रकाशक बार बार मैथ्यू से नई किताब की कॉपी मांगता रहा और मैथ्यू हर बार झूठे वादे करता रहा। दूसरी ओर एलिस का पिता एलन अपने होने वाले दामाद के भविष्य को लेकर चिंतित था।
उसने मैथ्यू को बताया कि उसके लिए एक चिट्ठी आई है। जब मैथ्यू ने वह चिट्ठी खोली तो उसमें उसे लियोन, उस मरे हुए आदमी की एक तस्वीर मिली। समय बीत गया। एक दिन मैथ्यू एलिस के साथ एक बुक स्टोर पहुंचा, जहां उसका फैन साइनिंग इवेंट था। तभी एक आदमी आया जिसने खुद को लियोन का दोस्त बताया और मैथ्यू पर आरोप लगाया कि उसने एक मृत व्यक्ति की डायरी का दुरुपयोग किया है। उस आदमी ने अपना नाम अर्नो बताया और 500 मिलियन की फिरौती मांगी, यह धमकी देते हुए कि अगर पैसे न मिले तो वह सबको बता देगा कि ब्लैक सैंड मैथ्यू की अपनी रचना नहीं है। अगले दिन अर्नो ने फिर फोन किया और पैसे की मांग की। मजबूर होकर मैथ्यू ने वादा किया कि वह एलन के संग्रह से एक बहुत महंगी पिस्तौल उसे दे देगा। मैथ्यू को यह नहीं पता था कि उसी वक्त स्टैन उसके पीछे खड़ा था और यह बातचीत सुन रहा था। रात में मैथ्यू ने एलन के गोल्फ ग्लव्स पहने और खिड़की तोड़ दी ताकि ऐसा लगे जैसे चोरी हुई हो। अगले सुबह पुलिस ने एलन के घर में हुई इस कथित चोरी की जांच पूरी की। उधर स्टैन को मैथ्यू पर शक हो गया। वह हिम्मत जुटाकर मैथ्यू के कमरे की तलाशी लेने पहुंचा। मैथ्यू के कमरे में स्टैन को एक लकड़ी का बॉक्स मिला। उसी समय मैथ्यू कमरे में दाखिल हुआ और देखा कि स्टैन के हाथ में वही पिस्तौल थी जो उसने छिपा रखी थी। स्टैन ने तुरंत मैथ्यू पर हमला कर दिया। आत्मरक्षा में मैथ्यू ने पिस्तौल से उसके सिर पर वार कर दिया। दुर्भाग्यवश स्टैन की वहीं मौत हो गई। मैथ्यू ने जल्दी से स्टैन की लाश को अलमारी में उसके सामान के साथ छिपा दिया। रात गहराने पर जब सब सो चुके थे, मैथ्यू ने स्टैन के शव को चटाई में लपेटा और पूरी ताकत लगाकर ऊपर से नीचे गिराया। फिर वह शव को समुद्र तट तक ले गया, जहां उसने उसे डुबोने की योजना बनाई। उसने भारी धातु के वजन लाकर स्टैन को समुद्र की गहराई में डुबो दिया। अगली सुबह मैथ्यू जल्दी से घर लौटा ताकि कोई यह न जान पाए कि वह रात भर बाहर था। वह तुरंत बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद जब वह जागा और एक ठंडे ताजगी भरे स्नान के बाद उसने चोरी की हुई दुर्लभ पिस्तौल अर्नो को सौंप दी। अर्नो बेहद खुश हुआ। फिर उसने चौंकाने वाला सच बताया कि वह लियोन का बेटा है। घर लौटने पर मैथ्यू यह देखकर हैरान रह गया कि एलिस का व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। आखिरकार मैथ्यू ने सच्चाई बता दी कि वह उतना बड़ा लेखक नहीं है और ब्लैक सैंड उसकी अपनी कहानी नहीं थी। उसे डर था कि अगर एलिस को यह सच पता चल गया तो वह उसे छोड़ देगी, लेकिन राहत की बात यह थी कि एलिस फिर भी उससे प्यार करती थी। उसे परवाह नहीं थी कि मैथ्यू उतना प्रतिभाशाली लेखक है या नहीं। उसने कहा, हमारा प्यार सच्चा है, उसे किसी वजह की जरूरत नहीं। कुछ दिन बाद मैथ्यू को प्रेरणा मिली कि वह अपनी जिंदगी पर ही एक नॉवेल लिखेगा। आखिरकार नॉवेल पूरा हुआ। उसने इसका नाम रखा फॉल्स प्रिटेंस और आत्मविश्वास से अपने नाम को लेखक के रूप में लिखा। लेकिन जब वह एलिस को ढूंढने समुद्र तट पर गया तो स्तब्ध रह गया। पुलिस ने स्टैन की लाश समुद्र से बरामद कर ली थी। डर की एक लहर उसके भीतर दौड़ गई, मानो उसके सारे संकट अब एक साथ उसके सामने खड़े हों। थोड़ी देर बाद पुलिस उनके घर आई और बताया कि स्टैन के नाखूनों के नीचे किसी का चमड़ी का हिस्सा मिला है, जिससे पता चलता है कि उसने अपने हमलावर को खरोंचा था। उन्होंने घर के सभी सदस्यों, पड़ोसियों और स्टैन से जुड़े हर व्यक्ति को रविवार को पेरिस में डीएनए टेस्ट के लिए बुलाया। जैसे यह सब कम नहीं था कि वैसे ही अर्नो ने फिर फोन किया और पैसे मांगे। मैथ्यू पूरी तरह टूट चुका था। उसे मालूम था कि अगर उसने डीएनए टेस्ट दिया तो उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी और वह जेल पहुंच जाएगा। अगले दिन एलिस और उसके माता पिता पेरिस चले गए। रवाना होने से पहले मैथ्यू ने एलिस को अपनी नई नॉवेल अपनी ही जिंदगी की कहानी दे दी और कहा कि वह उसे पढ़े। उसने वादा किया कि वह रविवार को डीएनए टेस्ट के लिए पेरिस में उनसे मिलेगा। उसी दिन मैथ्यू अर्नो से मिला, जो अब भी मैथ्यू को ब्लैकमेल कर रहा था। अर्नो ने अकड़ते हुए कहा कि अगर मैथ्यू ने पैसे नहीं दिए तो वह एलिस और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाएगा और सच बता देगा। गुस्से में मैथ्यू ने कार को चट्टानों से टकरा दिया। खुशकिस्मती से मैथ्यू बच गया, लेकिन अर्नो की जान चली गई। इस मौके का फायदा उठाते हुए मैथ्यू ने एक पागलपन भरी योजना बनाई कि वह अपनी मौत का नाटक करेगा ताकि जेल से बच सके। उसने अर्नो की लाश को ड्राइवर सीट पर बैठाया, अपनी घड़ी, बटुआ और फोन उस पर रख दिए ताकि सबको लगे कि वही मर गया। योजना को पूरा करने के लिए उसने कार और लाश पर पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी, फिर वहां से गायब हो गया।
और दुनिया को यह विश्वास दिलाते हुए कि मैथ्यू एक भयानक सड़क दुर्घटना में मर गया है। 2 दिन बाद मैथ्यू होटल के कमरे से न्यूज देख रहा था। रिपोर्टों में बताया जा रहा था कि ब्लैक सैंड का मशहूर लेखक मैथ्यू एक कार दुर्घटना में मारा गया। 2 साल बीत गए। मैथ्यू ने फिर से अपने पुराने जीवन को अपना लिया। अब वह फिर एक सामान ढोने वाला मजदूर था। उसे स्वीकार था कि वह कोई महान लेखक नहीं था। शायद यही उसकी असली किस्मत थी। कम कमाई के बावजूद अब उसकी जिंदगी शांत थी, झूठों और अपराधों से मुक्त। एक बरसात की शाम जब वह घर लौटते हुए एक बुक स्टोर के सामने से गुजरा तो उसके कदम ठिठक गए। वहां शोकेस में उसकी अपनी तस्वीर लगी थी, उसकी नॉवेल फॉल्स प्रिटेंस, जो उसकी खुद की जिंदगी पर थी। वह बुक प्रकाशित हो चुकी थी और पूरे यूरोप में बेस्टसेलर बन गई थी। और तभी उसने देखा, एलिस उसी दुकान के अंदर थी, अपनी गोद में एक बच्चे को थामे हुए। शायद वो मैथ्यू का बेटा था। मैथ्यू की आंखों में दर्द और पछतावे के आंसू भर आए। वह दूर खड़ा उन्हें देखता रहा, लेकिन अपने बच्चे को गले नहीं लगा सका। अचानक एलिस ने दरवाजे की ओर मुड़कर देखा और इसी के साथ कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको इस फिल्म की कहानी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।